गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का खदशा बढ़ता जा रहा है। 2021 के बाद तालिबान इक़्तिदार में आए तो ये तवक्को थी कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तवक्को पूरी नहीं हो सकी। हालिया चंद माह से अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला कई गुना बढ़ चुका है। पाक फौज ने कुछ अर्सा कबल अफगानिस्तान के अंदर जाकर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया, लेकिन इसके बावजूद तालिबान हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए। कल फिर एक ऐसा ही अंदोनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू कैंट में बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला नाकाम बनाकर 16 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान पाक फौज के 5 बहादुर फौजी नौजवानों ने अपनी जान पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान कर दी। ISPR के जारी बयान के मुताबिक 4 मार्च को ख्वारिज अनासर ने बन्नू कैंट पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की कोशिश की। दहशतगर्दों ने कैंट की सिक्योरिटी को तोड़ने की भी कोशिश की। हमलावरों ने दो बारूद से भरी गाड़ियां हिफाजती दीवार से टकरा दी। पाक फौज के जवानों ने बेमिसाल जुर्रत और पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए हमलावरों को निशाना बनाया। पाक फौज की कार्रवाई में 16 दहशतगर्द हलाक हुए, जिनमें से 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। खुदकुश धमाकों की वजह से हिफाजती दीवार का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया, जिसके मुल्हका इमारतों को नुकसान उसकी वजह से फिर पहुंचा। हमले में एक मस्जिद भी शहीद हुई, जबकि एक रिहायशी इमारत भी तबाह हो गई। इमारतों की तबाही के नतीजे में अब ये लग रहा है कि खदशा नजर आ रहा है कि 13 शहरी भी शहीद हुए, जबकि 32 जख्मी हो गए। खुफिया इदारों की तहकीकात में वाज़ेह तौर पर साबित हुआ है कि इस हमले में अफगान शहरी बराह रास्त मुलविस थे। शवाहिद से ये भी साबित होता है कि हमले की मनसूबाबंदी और निगरानी अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज के सरगना कर रहे थे। अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी से रोके। पाकिस्तान अपनी सरहदों के पार से होने वाले इन खतरात के जवाब में हर मुमकिन इक़दाम उठाने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म पर कायम हैं। हमारे बहादुर फौजियों और बेगुनाह शहरियों की कुर्बानियाँ हमारे इस गैर मुतज़लज़ल अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। हम अपनी सरज़मीन की हिफाजत के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। उन्हें भी देखिए। हमने तो पहले दिन से कहा है कि बगैर मुज़ाकरात के अफगानिस्तान के साथ ये मसाइल का हल नहीं कर सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं फैसला साहब इस वक्त एक तो मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं, और जो इस तरह की प्लानिंग ये कर रहे हैं, जो सोच के साथ आगे चल रहे हैं, क्योंकि मुल्क के हालात इकॉनमी के लिहाज से भी बदतर हो रहे हैं और ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर के हालात इस मुल्क में जो है वो बदतरीन हो चुके हैं। तो हमने उनके लिए पहले दिन से बात की, आखिर में रजामंदी जाहिर की उन्होंने, और हमने टीवाल बना के काफी टाइम से भेजे हुए हैं। हमने अपनी कमेटी बनाई हुई है जिन लोगों ने पहले फेज 1 में जाना है, बातचीत करनी है। ये लोग बैठ के इस तरह के फैसले कर रहे हैं, इनको मुल्क का भी परवाह नहीं है, या तो मुल्क के हालात का पता नहीं है इनको, बस बैठ जाते हैं, वहाँ से मुजम्मत कर देते हैं, जुम्मती बयान आ जाता है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। दूसरी जानिब अपोजिशन ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की तैयारी कर रही है। ताहिम मौलाना फजल रहमान की तहरीक में शमूलियत पर एक बड़ा सवालिया निशान मौजूद है। ईद के बाद तहरीक के हवाले से सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने क्या कहा, उन्हें भी देखिए। मौलाना फजल रहमान साहब, हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। उनके साथ बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह अगले कोई 3-4 में हमारी एक कमेटी भी बनी हुई है, जिसमें कि हमारे असद कैसर साहब हैं और मौलाना साहब की तरफ से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं। तो हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह अगले कुछ रोज में उनके साथ भी मामलात हमारे तय हो जाएंगे, और फिर जो है तो ईद के बाद जो है बड़े पुरजोर तरीके से हमने ये जो आए हुए हैं हमारे ऊपर मुसलत की गए हैं, हमने इस मुल्क की जान छुड़ानी है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी बहरहाल एक और खबर दे रहे हैं। उनके मुताबिक शायद ये अलायंस मुमकिन ना हो, ये भी देखिए। इससे ज्यादा नालायक नाअहल लोग आपने पॉलिटिक्स में देखे ही नहीं जो अभी आप पीटीआई में देख रहे हैं। यानी मैं हैरान हूँ, और खान साहब को मैंने कहा है, मैंने कहा आपने ऐसे एक बुज़दार को हम रोते थे, आपने पूरा बुज़दारों का टोला हमारे पे मुसल्लत कर दिया। ना इनको कुछ समझ है, ना इनको अकल है। तो सही मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया, कोई अभी अलायंस नहीं है, खत्म हो गया। पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जब भी अलायंस होगा आएंगे मौलाना फजल रहमान। हाँ, लेकिन अब अलायंस नहीं हो रहा। जब मौजूदा लीडरशिप में ये सारे बोने होंगे, मतलब अगर आपने सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा टाइप और रऊफ हसन टाइप और शेख वकास टाइप लोगों को पीटीआई दे देनी है, फिर ऑब्वियसली फिर तो दुआओं की बात है। मौलाना फजल रहमान की नाराजगी खत्म करने के लिए बानी तहरीक इंसाफ ने खुसूसी पैगाम भेजा है। हमने कल सलमान अकरम राजा से पूछा था, उन्होंने क्या कहा, ये भी देखिए।
कल हमारी ख्वाहिश है कि हम उनके साथ बैठें, कमरान मुर्तज़ा साहब के साथ, और इस बात को हम आगे बढ़ाएं। तो हम बिल्कुल बड़ी एक तरह से दयानतदारी से और एक वकार के साथ इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत, बुनियादी हुकूक, जिसको मैं शराफत कहता हूँ, उसकी जंग हो रही। कोई किसी पे एहसान नहीं करेगा अगर वो इस जंग में हमारा साथ देगा। ये हर एक का फर्ज है कि वो आइन के लिए खड़ा हो, बुनियादी हुकूक के लिए खड़ा हो, वो खा JUI हो या कोई और। हमने बिल्कुल दावत दी है, हमने हाथ बढ़ाया है, हमने कहा आइए हमारे साथ चलिए, लेकिन कोई ये हम पे एहसान नहीं करेगा। हम ये हर एक को कह रहे हैं कि ये आपका फर्ज है, तारीख आपको माफ नहीं करेगी अगर आप इस लम्हे हमारे साथ ना खड़े हुए, पाकिस्तान की अवाम के साथ ना खड़े। यही इमरान खान का पैगाम है। नसरुल्लाह मलिक साहब, I'll start with you. Thank you so much for being on the program. हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलायंस क्या आपको लग रहा है कि बन जाएगा? आज जो गफूर हैदरी साहब की स्टेटमेंट है उसके बाद तो और भी ज़्यादा खदशात हो गए JUIF के शामिल होने के हवाले से। शुक्रिया फरिया इदरीस। देखिए, मैं शुरू से एक बात अक्सर कह रहा हूँ कि वो ये बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इसमें लीडरशिप है उसके लिए ये इत्तेहाद बनाना बड़ा मुश्किल है। फिर ख़ास तौर पे जो मौलाना फजल रहमान के ऊपर ये जो डिपेंड करके तहरीक इंसाफ बैठी हुई है कि वो अपने कारकुनों को लेकर निकलेंगे, सड़कों पर जो है वो इनके साथ होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो स्ट्रीट पावर अपनी इस्तेमाल करेंगे। मौलाना फजल रहमान कभी ऐसा नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान तो विक्टिम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। भले वो लाख ये बातें कहते रहें कि जी ठीक है हमारे पास तहरीक इंसाफ आ गई, हमारी दूरियां खत्म हो गई, पुरानी रंजिशें, जिसका दावा PTI भी करती है जी कि वो जज्बाती माहौल था, उसमें कुछ बातें कह दी गई। कुछ बातें नहीं थी। मौलाना फजल रहमान की जितनी किरदार कुशी PTI ने की है, पाकिस्तान की 76 साल तारीख में किसी ने किसी की इतनी किरदार कुशी नहीं की होगी। मौलाना फजल रहमान को वो लफ्ज़ भूलते नहीं है और ना ही मौलाना फजल रहमान ने जो जवाबी हमले किए हुए हैं, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के बाद लोगों को अब भी वो याद आते हैं। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान हर बार इनके साथ ऐसा खेल खेलते हैं कि शायद तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप को ये समझ नहीं आता कि उनके साथ वो क्या हाथ कर जाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे उन्होंने ला के इनकी हुकूमत के साथ बैठा दिया था और वो जो सारे जो दावे थे, बुलंद बांग दावे PTI के, वो सारे उन दावों की उन्होंने ऐसी तैसी करवा दी और बिलाखिर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर भी होगी। इसी तरीके से जब भी इजलास होता है, इजलास में वो क्या कहते हैं कि KPK में जो मेरा मैंडेट आप लोगों ने छीना है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका मैंडेट छीना है, उस पर तहकीकात होनी चाहिए, हल्के खोलने चाहिए, जिस पे तक तहरीक इंसाफ के पास कोई जवाब नहीं है। गोया तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ उनकी एक चार्जशीट है। वो कहते हैं पूरे मुल्क में धांधली हुई है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मेरे साथ धांधली हुई है, मुझसे नशिस्तें छीनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये बात आप शेख मरवत साहब भी कह रहे हैं। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, वो हर मीटिंग में ये कहते हैं और हर बार जब इनका डेलीगेशन जाता है वो आगे से एक जुमला बड़े प्यार से इनके कान में गुजार देते हैं, यानी शर्मिंदा करने के लिए कि भाई साहब आप तो एहतिजाजी तहरीक चलाने आ रहे हैं धांधली के खिलाफ। धांधली तो आप लोगों ने की है मेरे साथ। अब इन हालात में आप बताइए कि ये इत्तेहाद कैसे चल सकता है? आज भी शिबली फराज साहब कह रहे थे जी कि हमारे इत्तेहाद में वो शामिल हो जाए। वो कैसे शामिल हो जाए? ये तो उनको सरबराही देने की ऑफर करते फिरते हैं। दूसरी बात, जो फवाद चौधरी साहब की आपने बात की, जो इंटरव्यू उन्होंने आपको दिया, बात ये हकीकत है कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त इतनी लीडरशिप का फुकदान है, फिर इतना मिसट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर। आप मुझे बताइए क्या लीडरशिप जिस वक्त बाहर है वो किसी एक दूसरे पे एतबार करने को तैयार है? चौधरी परवेज लाई पंजाब के पाकिस्तान के सदर हैं तहरीक इंसाफ के, किसी ने पूछा भी है किसी मुशावरत में भी आइए जनाब हम इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, आपसे भी हम मशवरा कर लें। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब तो 12 कह चुके हैं भाई मैं भी जेल में बैठा हूँ, आप लोगों से मिलकर मुलाकातें करते हैं, मुझसे भी पूछते क्या करना है। तो तहरीक इंसाफ खुद जब अपनी पार्टी के अंदर एक दूसरे के ऊपर एतम एतमाद कर चुकी है तो इन हालात में इत्तेहाद बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। वेरी इंटरेस्टिंग नेम है पंचोता साहब। जो आज मौलाना गफूर हैदरी ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा PTI से इत्तेहाद तब होगा जब PTI संजीदा होगी और जब PTI की जेल से बाहर मौजूद क़यादत को इख्तियारात मिलेंगे। सो तमाम मामला आके आपकी क़यादत पर ही आ जाता है। फवाद चौधरी तो चले आप लोग वैसे ही उनसे नाराज़ हैं, अब मलिक साहब भी कह रहे हैं, खुद आपकी पार्टी के भी कुछ लोग यही कहते हैं कि हमें क़यादत से मसला है इस वक्त। बहुत शुक्रिया फरिया, आपने मौका दिया। देखें, कल खान साहब से हमारी मुलाकात हुई, मुलाकात में 8-9 वकला मौजूद थे। राय साहब ने उनसे बात की खान साहब से, और खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो मौलाना साहब की जो जमात है उनके हवाले से वो मैसेज जो है वो
उन्होंने दिया। आज मेरी कामरान साहब से बाईजांस हाई कोर्ट के अंदर मुलाकात हुई, कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बैठ के डिसाइड उन्होंने ओपनली कहा है, उन्होंने कहा कि हमें जो हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे, जो हमारी रिजर्वेशन है उसका नहीं बता रहे। नहीं, वही उसी के ऊपर TR होता है, क्योंकि इस वक्त मौलाना साहब वो बता रहे थे कि 8 या 9 तारीख को पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, तो उनके साथ बातचीत होगी और 8-9 अप्रैल को जी जो TROs हैं वो तय हो जाएंगे। हमारा जो एजेंडा है वो बड़ा वाज़ेह है। हम तो मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती के लिए निकल रहे हैं, लड़ रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, पर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, छापे, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल, FIR सारा कुछ हो रहा है। उसके लिए हम तो तमाम जमातों को कह रहे हैं, हाँ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी हद तक जो TROs हैं कि किस तरह मामलात को लेकर चलना है, एक दूसरे के साथ कैसी कोलैबोरेशन, तो वो दूर लग रही है, अभी वो आपके साथ नहीं दूर नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई शिकवा हो आपके साथ कि आपका मेरा पुरानी बैठक हो रही है और उसमें हम ठीक से नहीं चले, उस चीज़ को ख़त्म करना है, आगे यकीन दहाई करानी है, तो मामला हल की तरफ जाएगा। जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन था कि आपकी क़यादत और ओपनली नजर आ रहा है, मरवत साहब हर जगह पे स्टेटमेंट्स देते फिरे, क्यों नाराज़ हैं? पार्टी के कुछ पुराने लोग, आप लोग तो नहीं मानते फवाद चौधरी वगैरह को, मगर ये पुरानी लीडरशिप तो थी, वो अलग नाराज हैं, वो भी आप पे तनकीद करें हैं, फिर अपने लोग भी आपस में नजर आ रहा है। नहीं देखिए, बात यह है ना कि खान साहब ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया है कि कुछ लोग हैं जो पार्टी के लीडरशिप जो मेरी तरफ से लगाई गई उसके ऊपर तनकीद करते हैं, ताकि उन्होंने कहा कि डिस्क्रेडिट करने के लिए कि वर्कर्स जो हैं वो उससे तवज्जो हटे और सारा मामला हो। किसी का नाम लिया कि बस नहीं, नाम उन्होंने लिए थे लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने बात नहीं छोड़े ना, आप नाम को छोड़े, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी बात करता है, टारगेट करता है आपको, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि उसकी स्ट्रैटेजी बनाई जाए, बजाय ये कि उसका जवाब दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मुलाकात है, मुलाकातों पर पाबंदी है या कोई और ऐसी चीज़ होती है, कोई सज़ा होती है, तो हमारी इस तरह से स्ट्रैटेजी है कि वर्कर्स को लगे कि वाकई मौसर तरीके से हो रहा है, यानी एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं। क्या हो रहा है? सॉरी, अभी हो रहा है कि आपके आधे लोग शोर मचाते हैं कि अफ्तारी नहीं मिल रही है या हालात ख़राब है, फिर आके अलीमा खान साहबा कहती हैं ये गलत बात कर रहे हैं, आपने क्यों रिपोर्ट किया? आप ही के लोग कह रहे होते हैं। नहीं देखिए, बात यह है ना कि मामला ये है कि जो जेल तक रसाई है, जेल तक रसाई की हद तक बात कीजिए, जो मिल के आते हैं डेफिनेटली वो एग्जैक्ट बताते हैं। हाँ, अगर किसी बंदे को रिपोर्ट मिली है, कोई जेल में उसका जो है सोर्स है, किसी सोर्स से उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो स्टेटमेंट देता है इमरान खान साहब के हवाले से एक कंसर्न शो करते हुए कि मुझे तकलीफ है, या अगर मेरी तरफ मेरे तक कोई इन्फॉर्मेशन आई तो मैं बात करूं। स्टेटमेंट और झूठा प्रोपेगेंडा नहीं, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं। देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, साबित हो चुका है खुद अलीमा खान की स्टेटमेंट। क्या एक दफा सच साबित नहीं हुआ कि 20 दिनों के अंदर जिस तरह बिजली बंद की गई, खान साहब की वाक के ऊपर पाबंदी थी, अखबार बंद किया, TV बंद किया और खान साहब ने उसकी तस्दीक नहीं की, साबित हो गया ना। तो इसी तरह से इन पे भरोसा नहीं। देखिए, एक बंदा जेल में आपने झूठे केसेस के अंदर डाल दिए तो आपसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना। आज तक इमरान खान साहब के ऊपर हमले वाली FIR दर्ज हुई है, लग रहा है कि बात यह है कि कोई इशू नहीं है, आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर किसी तक इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके ऊपर खान साहब से मिलकर हम बयान दे देते हैं, जिसके लिए हम वाज़ेह तौर पर नेक्स्ट भी कह रहे हैं कि कोशिश कीजिए कि आप फॉलो ना कीजिए और हम खान साहब से मिल लें। कहा कि हमने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की है कि ये क्यों होता है, तो इट मींस कि ये प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग भी फील कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राय साहब का मैं देख रहा था इंटरव्यू, बता रहे थे कि कुछ अकाउंट से ये जानबूझ के करवाया जाता है। मैंने सारी उस चीज़ को देखा, लेकिन मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर हमने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके हवाले से उन्होंने बता भी दिया है, लेकिन किसी को अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो एक अच्छी नीयत के अंदर करता है, जो भी उसका मकसद है, या किसी तरफ से अगर भिजवाई जाती है कि एक प्रोपेगेंडा किए जाए। इस चीज़ को ख़त्म करने का हल यही है कि उन्होंने तर्जुमान अपना मुकर्रर किया है कि वो इन्फॉर्मेशन देगा या फैमिली के जरिए हेल्थ के हवाले से सारी चीज़ें नॉमिनेट कर दिया। अच्छा, अब इन्होंने कहा जी किरदार खुशी को हटा दिया, क्यों नाराजगी थी उनसे? देखें, फैसल चौधरी खान साहब चाहते थे कि जो प्रोफेशनल वकील है ना जी, उसमें यानी कि पॉलिटिकल बंदा ना हो, जिसकी सिर्फ टास्क ये हो कि जेल के हवाले से तमाम अमूर के ऊपर, मुलाकातों के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर वो फोकस करे, रात दिन जितनी भी पटिशन करनी है। तो उनका एक था कि एक स्पेसिफिक एक लॉयर कर दिया जाए, तो इसलिए उन्होंने जो है वो उनसे जिम्मेदारी लेकर एक वकील को, उसने हालांकि पार्टी के अंदर राय साहब वकील हैं, बाकी वकील हैं, मैं खड़ा था, शेख साहब थे, बाकी थे, तो उन्होंने जो है जिम्मेदारी दी है। बाकी जो चीज़ की है ना इन्होंने किरदार खुशी के हवाले से, देखें किरदार खुशी मरियम नवाज, और आप देख लें उठा के किस तरह जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तस्वीरें जो है वो जहाज से फेंकते रहे, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर क्या क्या मामला आपस में चलते रहे, और फिर आज बैठे हैं। लेकिन उनके इंटरेस्ट थे, यहाँ पर एजेंडा है रूल ऑफ लॉ। किसी ने को बुशरा बीबी ने पॉइंट आउट नहीं किया कि आप सियासी आदमी हैं, आप गलत बात कर रहे हैं? किस हवाले से जी? किसी को उन्होंने पिन पॉइंट किया, खबर आई कि उन्होंने कहा कि इनको हटाएं। इनको हटाएं? किसको? चौधरी साहब को।
नहीं देखें, उन्होंने कहा ना कि मैं इंडिपेंडेंट जो है लॉयर्स के हवाले से तजवीज़ करती हूँ और उसके ऊपर उन्होंने कहा उन्होंने भी कहा स्पेसिफिकली पॉइंटेड फैसल चौधरी। नहीं देखें, जो फैसले करते हैं ना पार्टी के हवाले से या कोई भी लिटिगेशन के हवाले से, खान साहब ही फैसले करते हैं या उन टीम से मशावरत करके। बट वो सियासी आदमी कैसे हैं? उनके भाई कहते हैं वो पीटीआई में ही नहीं है। कौन जी? फैसल चौधरी। वो तो सियासी आदमी नहीं है। नहीं देखें, पीटीआई के अंदर हैं या नहीं है इसके ऊपर तो मैं ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन जो केसेस की हद तक बात है उन्होंने नए वकील को कहा कि इंडिपेंडेंट। सो आप वो नहीं करे फैसल चौधरी साहब? नहीं, वो नहीं उसमें। ठीक है, सो कोई मसला होगा ही तो ऐसे हुआ है, बट विल डिस्कस इट लेटर। अब अली गौहर बलोच साहब क्या कहें, ये कौन सी हम उस वक्त में रह रहे हैं जब आपके अभी तक मैं सुन रही हूँ कि काबीना में तोसी हुई है, मगर कोई मामले खुसूसी या कोई ऑफर अगर हुई है तो बता दें, लेकिन परवेज खटक साहब को हो गई है, तो ये कौन सा ज़माना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत है और इसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई अकेली PMLN की हुकूमत नहीं है, फिर भी जाहिर है कि जितनी स्पेस ये वैसे मुझे आज नई खबर आई है कि परवेज खटक आपके इत्तेहादी है। नहीं, परवेज खटक साहब ने PTI से इख्तलाफ किया और तो जो इख्तलाफ करेगा सब आपके इत्तेहादी हैं, ये तो बड़ी वाइड रेंज होगी। देखिए, उनको फ्रैंकली स्पीकिंग PMLN के प्लेटफॉर्म से तो ओहदा नहीं मिला, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और PTI के वो अगेंस्ट थे। जाहिर है कि वो फिर मतलब है कि जो पार्टीज ऑपोजिशन में है वो ऑपोजिशन की पार्टी के साथ तो नहीं खड़े हुए नहीं, लेकिन अगर वो इत्तेहादी है तो इख्तियार वली उनके खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ रहे थे? उनको बताना था कि मेरा इत्तेहादी है भाई, इसके खिलाफ इलेक्शन ही लड़ो। नहीं, मेरे हल्के में हुमायूं अख्तर साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, चौथे नंबर पर आए हैं और आपके सामने है कि उनके भाई बने हैं मामले खसूसी, तो मुझे भी कोई इतराज नहीं है। जाहिर है कि मतलब है जब इत्तेहादी हुकूमत हो तो हर पार्टी का एक अपना है, अगर वो अपनी पार्टी वजह क्या आपकी पार्टी समझती है कि हारने वालों का दिल रखा जाए, उनको लाया जाए वजारतों में, जो जीत गया उसको जरा इग्नोर करें, वो तो पहले ही जीत गया। नहीं, मैं समझता हूँ कि इस दफा भरपूर काबीना में नुमाइंदगी जो है इलेक्टेड लोगों को मिली है, जो पिछले तीन बार से MNA बने थे और उनको जिम्मेदारियां नहीं दी गई थी, इस दफा दी गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है। आप परवेज खटक साहब की शमूलियत को भी खुशाइन बात समझ रहे हैं? नहीं, परवेज खटक साहब की अगर PMLN में कोई शमूलियत होती तो फिर मैं उस पर जरूर तबसरा करता कि उनको वेलकम करता या ना करता या कोई कमेंट करता। वो जाहिर है हमारी पार्टी के अंदर नहीं है, लेकिन हुकूमत का हिस्सा है। बेशुमार ऐसे लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, इसके बावजूद हम उन्हें वजारतों की ऑफर कर रहे हैं कि आप आए और हुकूमत का हिस्सा बने। इस तरह से और दीगर पार्टीज हैं, MQM के लोग हैं, दीगर बलूचिस्तान से हैं, मतलब ये तो फिर जाहिर है अभी पीपल्स पार्टी को गवर्नरशिप है, उनके पास स्पीकरशिप है, प्रेसिडेंट का होता है। बट तो ये तो इलेक्टेड लोगों के नाम आप ले रहे हैं ना, हम तो नॉन इलेक्टेड की बात करें। अभी आपने कहा कि हमें बड़ी खुशी है, बहुत ज्यादा इलेक्टेड लोग हैं जो इत्तेहादी, जो इलेक्ट भी नहीं हुए। आप खुद बता रहे हैं कि हम हरा के तीसरे चौथे नंबर पे लेकर आए उनको ओहदे मिल जाना। इजंट इट, छोड़ दें आप पर्टिकुलर, वैसे हैरानकुन बात है कि नहीं है? अगर किसी पार्टी को, ये मैं समझता हूँ कि ये उनका इख्तियार है, अगर किसी पार्टी को कोई मामले खसूसी का ओहदा मिलता है या कोई ऐसा मशीर का ओहदा मिलता है, हमारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इलेक्ट नहीं हो सके लेकिन वो उनको मशीर भी बनाया गया है, मामले खसूसी भी बनाया गया है कुछ लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि ये हर पार्टी का अपना एक फैसला है कि अगर वो किसी का नाम देते हैं तो हम इतराज तो नहीं कर सकते कि इनको नाम बनाए। ये तो एक इखलाकी तौर पर इत्तेहादी हुकूमत है, ये को PMLN की तो ठीक है, बड़ा आपने अच्छी बात किया। बट फिर आज हम ये कह दें बवांगे दोहल के BRT पेशावर में कोई करप्शन नहीं की थी परवेज खटक ने? नहीं, बिल्कुल BRT पेशावर में करप्शन हुई, PTI के दौर के अंदर हुई। और आपको वो भी वक्त याद होगा कौन चीफ मिनिस्टर था? तब परवेज खटक साहब चीफ मिनिस्टर थे। हम कब कहते हैं कि परवेज खटक साहब जो हैं वो कोई, हम इनकी तरह तो नहीं कहते कि पहले आप उसको, आप क्या कह रहे हैं? आप कब कहते हैं कि वो करप्ट नहीं है, ये कह रहे हैं आप? तो आपकी कैबिनेट में करप्ट लोग ले रहे हैं। कह रहा हूं कि जो सवाल उन पर उठे हैं वो आज भी उसी तरह से कायम है और उनको कटहरे में खड़ा होना भी चाहिए और होना पड़ेगा भी। ये कटहरा तो नहीं है, वो तो ओथ टेकिंग में खड़े हो गए। वो ठीक है, वो उनकी अपनी किस्मत है कि उनको एक दोबारा चांस मिला है। मैं असूली बात कर रहा हूँ। मेरा ये मौक़िफ़ है कि जो पार्टी, अगर किसी पार्टी को उसकी अपनी पार्टी की तरफ से कोई ओहदा मिलता है और हुकूमत में हिस्सा मिलता है तो वो उसका अपना इख्तियार है।
अलबत्ता उसका मैं आज भी कहता हूं कि बीआरटी पेशावर में करप्शन हुई, मैं आज भी कहता हूं कि परवेज खट्टर साहब के वक्त में बेशुमार करप्शन हुई, मैं आज भी कहता हूं कि इख्तियार वली की हमारी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं और हमारी सीनियर लीडरशिप उनको जरूर एडजस्ट भी करेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके कहने का कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लीडरशिप पे? फिर तो वर्कर की सेंटिमेंट तो ना हुई। आप सोशल मीडिया पे देखें, आपका वर्कर शदीद एहतजाज कर रहा है परवेज खट्टर साहब की। मैं एक बार फिर आपको मतलब इसकी वजाहत करना चाहूंगा। देखिए ये बड़ी बारीक सी लाइन है। परवेज खट्टर साहब PMLN में शामिल नहीं हुए, परवेज खट्टर साहब ऑपोजिशन अलायंस में नहीं है, उन्होंने जो इलेक्शन है वो PTI के अगेंस्ट भी कॉन्टेस्ट किया है। जिस तरह से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मेरे मुकाबले में भी थे, दीगर भी सारे हलकों में पंजाब के बेशुमार हलकों के अंदर थे, लेकिन हम लोग हुकूमत में इत्तेहादी हैं। तो इस तरह से मतलब है कि ये तो फिर इस तरह तो हमें ये भी इतराज करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी क्यों शामिल है जनाब, उनको ओहदे क्यों दिए गए? तो इस तरह हो नहीं सकता। जब इतराज कर रहे हैं, किसने का इतराज नहीं है, बट ठीक है। पर अगर आप मलिक साहब कोई मदद कराना चाहें अली भाई की, वो कोशिश करें इस बात को करने। व्हाट डू यू थिंक? बस ये लीडरशिप का जो दिल चाहेगा करेगा, जो चाहे आपका। देखिए मैं आपसे गर्ज करूं, अली भाई हों या नईम साहब हों, हमें ये बात मानते हुए क्या मसला है कि इस मुल्क के अंदर एहतसाबी जो अमल है ये कभी शफाफियत का शिकार नहीं रहा। हर सियासी जमात ने एहतसाबी अमल को अपने लिए इस्तेमाल किया, हर हुकूमत ने इस्तेमाल किया, हर डिक्टेटर ने इस्तेमाल किया, और किसी के पेश नज़र ये नहीं था कि अक्रॉस द बोर्ड इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम एहतसाब है वो कायम हो सके। फरा साहिबा का पंजाब में जब एतराज़ उठा कि उन्होंने इतना माल कैसे बनाया, वो इतने जहाज़ों में सफ़र कैसे करती हैं, तो इस मुल्क में एहतसाब की आवाज़ उठाने वाले इमरान खान साहब ने कहा था कि जो फरा बीबी ने प्रॉपर्टी का बिजनेस किया, इतने पैसे बना लिए थे, यहाँ से वहाँ बना लिए थे, इसलिए उनके हवाले से कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए। और यही किस्सा माजी की हुकूमतों का है। यानी क्या पीपल्स पार्टी पैट्रियाट इसलिए बनी थी कि आपने उनके हवाले से केस है? तो सर मैं गुजारिश करना चाहता नहीं साहब, असल मसला हमारा क्या है, हम अपने अपनी पार्टी के जब झंडा लेके खड़े होते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारी पार्टी ने कहाँ कहाँ गलतियां की होती हैं। यानी एहतसाब ना इमरान खान साहब को चाहिए इस मुल्क के अंदर, ना एहतसाब मुस्लिम लीग नवाज को उस तरीके से चाहिए, ना पीपल्स पार्टी को चाहिए। मलिक साहब ये सबको चाहिए मगर दूसरी जमात का चाहिए, अपनी करनी चाहिए। अलीम खान को फारिग कर दिया, क्यों सर? अलीम खान को फारिग जिस तरीके से किया गया था वो बड़ी, अलीम साहब मैं भी सारी तारीख से वाकिफ हूँ, एक एक मीटिंग से वाकिफ हूँ क्यों फारिग किया गया था। इसलिए कि बुशरा बीबी साहबा को इतराज था। उस्मान बुज़दार साहब ये शिकायत लेकर गए थे कि वो 90 शरह कादिस के ऊपर बैठते हैं और अपने आप को वज़ीर आला कहलवाते हैं, इसलिए बुशरा बीबी ने उनको निकलवा दिया था। जहांगीर खान तरीन साहब का क्या मसला था सबको पता है। ये तो इल्जाम लगाने वाली बात है ना, आप PTI में है ना, आप कबीना कह सकते ना, आप कोई उनके फैमिली फर्द हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं। नईम साहब हम क्यों इन बातों को भूल जाते हैं कि ये फैसले कौन करवाता रहा, पंजाब में DC कौन लगवाता रहा? सर DC जो लगवाता रहा है तो आप उस पर तहकीकात का मुतालबा करें ना, और जो आज हो रहा है उस पर बात करें। इस मुल्क में वाइट कॉलर क्राइम आप परवेज खट्टर साहब को पकड़ सकते हैं, आप कहेंगे वो भी बड़ी जुम्मा है। किसी और को पकड़ सकते हैं वाइट कॉलर क्राइम को, ट्रांसफर पोस्टिंग को आप भी माशाल्लाह सियासतदान हैं, टेलीफोन पर पोस्टिंग ट्रांसफर। एक हमें ऑडियो का एक इशू हो रहा है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो चुका है और हुकूमत इसी तरह 5 साल मुकम्मल करने के लिए पूरा प्लान बनाकर बैठी हुई नजर आ रही है। कल वज़ीर आज़म ने कैबिनेट के इजलास में दावा किया कि अपोजिशन 1 साल में हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं ला सकी। आज उमर अयूब साहब ने इसका जवाब दिया, जरा देखिए। एक तरफ आप कशकोल लेके IMF के सामने खड़े हैं कि हमें $1.5 अरब दे दें, दूसरी तरफ आपका 2 सालों में $27 अरब मुल्क का बाहर चला गया। आपका सतह गुर्बत की लकीर से आपका तकरीबन 2 करोड़ लोग पिछले 2 सालों में उससे नीचे चले गए। आपकी गुर्बत बढ़ रही है, आपके लोग छोड़ के नौजवान मुल्क से जा रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री सुकड़ गई है, आपकी ज़राअत सुकड़ गई है, आपका सर्विसेज सेक्टर खत्म हो गया है। हमारे मुल्क में मीडिया के जितने हमारे साथी बैठे हैं, आपके गले पे छुरी रखी नहीं गई, छुरी चला दी गई है पीका एक्ट की तरमीम के जरिए। अली गौहर बलोच साहब, आई स्टार्ट विद यू। 1 साल हो गया लेकिन आपके पुराने साथी शायख हसन अब्बासी कह रहे हैं कि ऐसी हुकूमत की ऑपोजिशन करना भी बाइस शर्मिंदगी है। देखें बात यह है कि जाहिर है जब बंदा ऑपोजिशन में होता है तो वो फिर इल्जामात और तनकीद तो वो होती है, और लेकिन ये एक हकीकत है कि जो हमारे सियासी मुखालफिन बिलखसूस PTI के लोग
जो कि ये जाती दफा कह कर गए थे कि हम माइंस बिछा के जा रहे हैं, और इनको बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि जिस तरह से इन्होंने मईशत का बुरकस निकाला था कि पाकिस्तान दोबारा मुआशी तौर पर स्टेबलाइज हो सकेगा, लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स हुआ। आपने देखा कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ चल पड़ा है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे बैंकों के काइबर के रेट थे वो नीचे आए हैं। इसके साथ साथ पंजाब की हुकूमत ख़ास तौर पर जो डिलीवर कर रही है, जिस तरह से एक ज़राअत के शोबे का जिक्र अभी आप अपनी एंट्रो में वो सुना रही थी उमर साहब का बयान, तो ज़राअत के शोबे में हमने तो किसानों को बेशुमार मराद दी हैं। सोलराइजेशन के ऊपर 8-8 लाख। लेकिन आई थिंक आज की सबसे जो बड़ी आपको खबर आपके लिए होगी वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए बयान दिया है, यकीनन इट्स अ बिग स्टेप फॉर पाकिस्तान। दूसरी तरफ आपने देखा अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को उन्होंने कॉल की है, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो जाहिर है, देखें, ये तमाम जो चीज़ें हैं और जो मामलात चल रहे हैं ये पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये तमाम मामलात। और उसके साथ साथ आपने देखा कि जिस तरह से कि जो महंगाई की शरह है वो मतलब सिंगल डिजिट में आ गई है, तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर यकीनी तौर पर बेहतरी की तरफ गया है। ये चीज ये चाहते थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता ये आपने जब सिंगल डिजिट में महंगाई की शरह कहा है ना, क्योंकि ऑब्वियसली उसका अभी तक असर आम आदमी पे नहीं पड़ा है। महंगाई की शरह कम हुई है, महंगाई तो कम नहीं हुई, तो सारा मेरे स्टूडियो में एक झटका सा लगा सबको, तो बट इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया कि अभी महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की शरह कम है। हकीकत ये है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उनकी कीमतें कतई तौर पर बड़ी नहीं है, बल्कि मतलब है कि वो एक जगह पर स्टेबल हैं। आपको पता है रमजान के पहले 2 दिन में कितनी इन्फ्लेशन हुई थी? नहीं, लेकिन आप देख लें कि उसके बाद उन चीजों को कंट्रोल किया गया। खास तौर पर ये सूबों की जिम्मेदारी होती है, और पंजाब की हुकूमत मैं समझता हूं कि बेहतरीन, हम लोग अपने हलकों में जाते हैं, यकीन करें कि लोग जो प्राइसेस कंट्रोल कमेटीज हैं हमारी वो इतनी मुअस्सर हैं कि लोग उसकी खुद तारीफ करते हैं, और रमजान पैकेज दिया गया है बेहतरीन। और ओके, इस तारीफ पे आते हैं, लेकिन जो मेन इंटरनेशनल तारीफ हुई है पंजोता साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने आज दाइश की दहशतगर्दी की गिरफ्तारी पर हुकूमत पाकिस्तान का मतलब करना भी चाहिए था, लेकिन बहुत बड़ी बात है उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। पीटीआई कैसे देख रही है इसको? देखें प्रिया, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हम तो पहले भी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि हम अदालतों में गए हों और अदालतों से ही हम रिलीफ लेंगे, हम तो इसी पे यकीन रखते हैं। इन्होंने ये एक प्रोपेगेंडा किया हुआ था पीटीआई के हवाले से, ये उस कॉल का वेट कर रहे हैं, और फिर जाकर जो लॉबियाँ की गई हैं, जो वहाँ पूरा सिस्टम बिछाया गया, वो हम देखते रहे। कोई आवाम जो है ना वो उससे ये नहीं है। तो आपको किसी कॉल की उम्मीद नहीं थी कि आएगी और वो नहीं, कहेंगे कि हमें क्यों कॉल की उम्मीद हो? इमरान खान को बिल्कुल गलत जेल में डाला गया है, उनकी बीवी को गलत डाला गया है, इसी तरह से हमारे तमाम वर्कर्स को गलत डाला गया है। तो आप सियासी कैदी आपने किए, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों पर अगर कोई मुल्क का कोई शहरी भी बात करता है तो क्या वो गलत है? क्या हम नहीं फ़लस्तीन के हवाले से बात कर रहे? क्या हम नहीं जहाँ पर इंसानियत का कत्ल हो रहा बात कर रहे? तो ये तो पूरी इंसानियत का मामला होता है ना। इंसानियत के मामले को आप कैसे रद्द कर सकते हैं कि बुनियादी इंसानी आपको आज मतलब यू आर हैप्पी कि पाकिस्तान की भी तारीफ हुई है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आते हुए ईद तो इनके लिए है ना, क्योंकि इनको यही लगा है ना कि शायद जो है वो आते ही ये ना कह दें, और उसी वजह से शुरू में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ लोगों ने ट्वीट्स किए थे और फिर वो ट्वीट्स डिलीट करने पड़े। जो पुराने रिकॉर्ड थे लोगों ने वो स्क्रीन शॉट कर निकाले, और इन्होंने तनकीद की, इनके रहनुमाओं ने तनकीद की। उसके बाद आप देख लें, ये आकर बयान देते थे कि हम एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, ये आकर बयान देते थे, लेकिन जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे वो भी तो एब्सोल्युटली यस कहने लगे। देखिए, हम एब्सोल्युटली यस की कभी भी बात नहीं की। मैंने पहले भी कहा कि इंसानियत का मामला जहां पर होता है तो पूरी दुनिया कि डोनाल्ड ट्रंप की होनी चाहिए मुदाखलत ऑन रिकॉर्ड। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने कहा मुदाखलत। पहले की आप स्टेटमेंट निकालें, ये बात हुई है, मुझे पूरा प्रोग्राम किया था। नहीं, मुझे स्टेटमेंट दिखा दें। उन्होंने नहीं कहा कि खुशाइंद होगा इफ ही किस चीज के ऊपर? इलेक्शन के ऊपर उन्होंने कहा खुशाइंद है, फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मामलात को ठीक करने के लिए ह्यूमन राइट्स के इशू पे करनी चाहिए। नहीं, ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर बात करना एक अलग बात है। वो तो देखिए, मैं कह रहा हूं कि इंसानियत का मामला है। अगर कहीं पर रिगिंग होती है, कहीं पर जमहूरियत पर हमला हुआ है, तो क्या हम राय नहीं रख सकते? लेकिन आके इंटरवीन करने की कोई स्टेटमेंट दिखा दें। किसने भेजा है? नहीं, इंटरवीन जो आपने कहा कि इंटरवीन करने की बात की है, वो कहां पर स्टेटमेंट है? अच्छा, इंटरवीन क्या होता है? पहले इंटरवीन ये होता है ना कि जैसे लेटर साइफर आया था कि इस हुकूमत को हटा दो और मंडियां लगा दी, ह्यूमन राइट्स के मामला ठीक करो, और नहीं फोन करके इमरान खान ने क्या स्टेटमेंट के अंदर है कि फोन करके वो कह दें इंटरवेंशन है कि नहीं? एक स्टेटमेंट देना कि लोगों के ऊपर सियासी मुकदमात बनाना ठीक नहीं है। देखिए, कोई ओपिनियन देता है तो वो इंटरवेंशन नहीं होती। कोई ये कहता है ना कि जनाब इसको हटा दो और फलाने को लगा दो, ये हमारे मुताबिक नहीं चल रहा, ये कहता है कि हम गुलामी कबूली एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, तो वो होती जाकर मुदाखलत।
उसमें और इसमें फ़र्क है ना। 26वीं तरमीम की उन्होंने बात की नसरुल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा जी उस वक्त बड़ी PTI जो है वो कह रही थी और उसकी फिर ऐसी की तैसी हो गई। लोगों से ज़बरदस्ती आप पार्टियां चेंज करवाते हैं तो क्या उसके ऊपर आपका कॉन्डेम्प्ट भी नहीं बनता कि आप ये क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वो कौन सी ऐसी की तैसी है? क्या जमहूरी तरीके से जो है वो प्रोसेस हुआ है? ठीक है मलिक साहब, जो अभी कह रहे हैं पंचोता साहब की गवर्नमेंट ने खदशात का इजहार किया था, बात उनकी ठीक इस हद तक है। आपको पब्लिकली बिलावल भुट्टो ने ये बात की थी कि हो सकता है, मुशाहिद हुसैन साहब भी कहते रहे थे कि कॉल आएगी और बड़ा एक पूरा तासुर बना था। आज की डेवलपमेंट के बाद अब ये हम समझें कि बिल्कुल गलत साबित हुआ ये तासुर। देखिए पहली बात ये पंचोता साहब मेरे ग्राही हैं और मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है जी। तो मैं डाल दा जी ते विच है कोई 4-5 किलोमीटर का फासला, इसलिए मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पूरी अमेरिका में लॉबिंग की गई, जो लॉबिंग के लिए पैसे खर्च किए गए, ये क्या इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर हुए थे? और क्या वहाँ पे जो दोस्त साहबान काम का इशारा कर रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पूरी, और जो अप्रोच कर रहे थे अमेरिकी इंतजामिया को, अमेरिकी हुकूमत को, और ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि जो ही डोनाल्ड ट्रंप अपना हल्फ लेंगे उसके बाद वो मुदाखलत करेंगे, क्या इससे हम इनकार कर सकते हैं? क्या ज़ल्मे खलीलजाद के जो ट्वीट्स थे उनको PTI के ऑफिशियल अकाउंट से और PTI की सोशल मीडिया चलाने वाली टीम है उसको वायरल नहीं किया गया? क्या टाइम मैगजीन में लिखा गया मजमून एक सवाल ऐड कर लीजिए, क्या इमरान खान साहब को सियासी तौर पर कैद नहीं किया गया? सर देखिए पाकिस्तान में सारे सियासी कैद किए गए, तो फिर बात ही खत्म हो गई। जब उनको जेल में गलत डाला गया तो किसी मुल्क की अगर ओपिनियन आती है अमेरिका के ऊपर नहीं, इंसान कौन कर रहा है? हम तो ओपिनियन की बात करें, अगर कोई ओपिनियन देता है गए हैं अमेरिका की बात ही खत्म हो गई ना। सियासी जब कहती हैं झूठे मुकदमात में अंदर है तो फिर अगर कोई बात करता है तो गलत। मुकदमात का फैसला करना अदालतों का काम है। पहली बात यह है कि आपका जो टाइम मैगजीन में मजमून है वो अदालतें सर कौन सी रह गई हैं? 26वीं तरमीम ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। टाइम्स मैगजीन में जो जज साहब बैठे हैं ना करो तुसी प्रिया साहबा, ये टाइम का जो मजमून है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं है। कुछ चीजों को मानना चाहिए। आप ये बात तो मानते नहीं माधव साहब कि इमरान खान साहब ये कहते हैं मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ये बात तो मानते हैं ना? इमरान खान हमेशा सच बोलते हैं और जो ओपन खत की भी बात है उसमें भी खान साहब ने कोई अपनी रिहाई की बात नहीं की। जी अली भाई, बात ये है कि बानी PTI अगर पंचोता साहब ये कहें कि कोई असूलों की सियासत कर रहे हैं, कतई तौर पर नहीं, वो इक्तदार के हसूल की सियासत कर रहे हैं। वेलकम बैक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से अपने पहले खिताब में 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौजियों पर होने वाले खुदकुश हमले के एक मंसूबा साज की गिरफ्तारी में मदद करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। चंद घंटे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से तवील तरीन खिताब किया। इस खिताब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया ने काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी का जो मरकजी दहशतगर्द था उसको पकड़ लिया है और इसमें मदद करने पर वो हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। लेट्स वॉच दैट। एंड देन हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल जाहिद महमूद। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू जनरल साहब। अमेरिकी सदर ने अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट के करीब धमाके में मुलव्वस जो दहशतगर्द था उसको पकड़ने में शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। हमने देखा है अब तक जो डोनाल्ड ट्रंप के मामलात रहे हैं वो बड़े एक्सट्रीम और काफ़ी कंट्रोवर्शियल थ्रू आउट डिफरेंट कंट्रीज रहे हैं। पाकिस्तान के साथ एक खुशाइन स्टार्ट है, हाउ डू यू लुक एट दैट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरिया, पाकिस्तान के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है, हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी होती है और बसीयत पाकिस्तानी तो मैं चाहूँगा कि हम देखेंगे कि इस एनवायरनमेंट से जो पाकिस्तान को अभी मिली है इससे हम कितना फ़ायदा उठाएंगे, बिकॉज हम इस वक्त विक्टिम हैं जी वॉर, हाइब्रिड वॉर के 5th जनरेशन के, और प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय इंडिया थ्रू अफगानिस्तान सॉइल। और हम तो कब से चीख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और स्पेशली ये जो इंटरम सेटअप है, दे हैव बिकम द क्लाइंट ऑफ दिस प्रॉक्सी स्पॉन्सर। बट एनीवेज अभी हमने देखना यह है कि ऑफ कोर्स जो ट्रम्प ने जो भी व्हाटसोएवर ही हैज क्लेम्ड अपनी कैंपेन में उसको इज हिट द ग्राउंड, और वो रनिंग अपना कर रहे हैं, जिसको फॉलो अप कर रहे हैं अपनी हर चीज को। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो 2 चीजें अभी रिसेंट पास्ट में हुई हैं, एक तो उन्होंने जो $7 बिलियन का जो वेपन वहां पे छोड़ा है उसको वापस लेने की बात की है, और अपनी जो असिस्टेंस टू अफगानिस्तान है उसको I'm sorry कि मैं आपकी बात में मुखल नहीं हो रही, आप कंटिन्यू रखें। एग्जैक्टली इसी बैकग्राउंड में क्या हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान और की मदद दरकार होगी यूएस को? पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल।
मैं ये नहीं कहता कि हम उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इज अ की स्टेट इन द रीजन। हमारे रीजन में जो भी एप्लीकेशन होनी है, चाहे वो इनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी हो या जो भी हो, पाकिस्तान इज अ की स्टेट। इसको मैं हमेशा कहता हूँ जी, रीजन की कुंजी जो है वो पाकिस्तान है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो डोमेस्टिक कुछ चीजें ऐसी हैं, या अनफॉर्चुनेटली वंस द हाउस इज नॉट इन ऑर्डर, अच्छे तरीके से इफेक्टिव नहीं होता, तो इसका फिर फायदा हम बाहर के लोग उठाते हैं जी। तो पाकिस्तान के बगैर तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वहां स्टेबिलिटी आ सके। सेकेंडली, पाकिस्तान हैज बीन द की फ्रंट लाइन स्टेट रहा है जी वॉर ऑन टेरर की। हम बेस्ट नॉन नेटो अलाय रहे हैं, हमने बहुत कुर्बानी की है। वी हैव सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट, वी हैव सफर्ड द मोस्ट। तो पाकिस्तान के बगैर वहां पे कैसे स्टेबिलिटी आएगी जी। और अफगानिस्तान की बदनसीबी है कि बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर की एक इंटरम सेटअप आया जिसने दोहा में जो प्लेजेस की उसको वो फॉलो अप नहीं कर रहा, और उसकी वजह यह है कि दुनिया ने फिर उस पर प्रेशर नहीं रखा उन फॉलो अप्स के ऊपर। मैं आज भी एक लंदन में एक यूनिवर्सिटी से एड्रेस कर रहा था बच्चों से, स्टूडेंट से, तो मैं उनको यही कह रहा था कि ये अमेरिका और वेस्ट भूल जाए कि दिस वॉर हैज एंडेड। वॉर ऑन टेरर जो है ये एक अनफॉर्चुनेटली अनएंडिंग वॉर की तरफ चली गई है जी। तो जब तक फ्रिक्शन रहेगी, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, जब हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइड रहेगी, इक्वल्स एंड मोर इक्वल्स में वर्ल्ड बटा रहेगा, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ में बटा रहेगा, तो फ्रिक्शन तो जन्म देगी। जनरल साहब, अभी हम देख रहे हैं बन्नू में भी वाकया हुआ। अगर ये एक ऑन गोइंग वॉर जैसे कि आप कह रहे हैं कि है, तो फिर रिपरकशन भी है पाकिस्तान पर उसका। जी, पाकिस्तान तो इस वक्त वी आर इनटू वॉर फरिया। आज मैं हैरान हूंगा कि अगर कोई पाकिस्तानी ये समझे कि हमारे ऊपर और भी कोई एप्लीकेशन होनी है। इससे और बड़ी क्या एप्लीकेशन हो सकती है? देखे ना, दारुल उलूम हकानिया में हुआ, वो बेसिकली ये अटैक, अभी ये बन्नू का इंसिडेंट देख रहे हैं, ये वो अटैक्स हैं जो पाकिस्तान को पिच कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। अब हमने केयरफुली क्राफ्ट करनी है अपनी स्ट्रेटेजी कि हम अफगान इंटरिम गवर्नमेंट तो चले एज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, बट अवाम अफगानिस्तान जो है, जो अवाम है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के लोग हैं जो खुद विक्टिम है इस हुकूमत का, वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। तो अफगानिस्तान के साथ हमने बड़ा केयरफुली हर जो इवेंट है रिलेटेड टू अफगानिस्तान, वो बड़ा केयरफुली क्राफ्ट करके हमने आगे उसको डील करना है जी, उसके साथ स्ट्रेटजी के साथ जाना है। हम टू फ्रंट वॉर नहीं खोल सकते। ऑलरेडी इंडिया के साथ हम वॉर पे हैं, कभी इंकर्जन्स हो रही हैं, कभी हमें थ्रेट हो रहा है। कश्मीर देखे ना कितना बैकग्राउंड में चला जाता है। ऐसी चीजें बहुत केयरफुली हमने आगे चलना है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के कोई इस तरह के मसाइल नहीं है कि हम बातचीत नहीं कर सकते। उनकी अपनी अवाम विक्टिम है इस इंटरम सेटअप का, विच अनफॉर्चुनेटली हैज बिकम पार्ट ऑफ दैट प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन गई है जी। So in the light of the statement, या जो एक बड़ी important development है, यकीनन पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है, and it's a big thing कि वो acknowledge भी हुआ है। आगे किस तरह के आप पाक यूएस रिलेशन देख रहे हैं अंडर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन? जी देखिए, ये दो ही जो चीजें हैं जिस तरह मैं शुरू में बात करना चाह रहा था उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ कि दो इवेंट ऐसे हुए हैं, जो एक तो टेकिंग आउट ऑफ दैट वेपन्स, जो $7 बिलियन का वेपन और क्योटिक विड्रॉल जो है ना, क्योटिक अफगानिस्तान, वो ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया कि दिस वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर अमेरिका। एक वो चीज, और एक अब ये जो पाकिस्तान की उन्होंने रिकॉग्निशन की है कि जी पाकिस्तान इज स्टिल अ पार्टनर इन वॉर ऑन टेरर, और सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो इंटेलिजेंस के प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस चलते रहते हैं जी, चाहे सामने नजर आए या ना आए, वो हमारा कोलैबोरेशन चलता रहता है। और ऑफ कोर्स अमेरिका जैसा मुल्क अगर अफगानिस्तान में टेररिज्म को खत्म नहीं कर सका, तो पाकिस्तान अकेले नहीं कर सकता। हमें रीजनल अलायंसेस की जरूरत है, और हमें सबसे बड़ी जरूरत अमेरिका की पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकन ऐसे कुछ एक्ट्स कर सकते हैं थ्रू सैंक्शंस, थ्रू अदर थिंग्स, फिर कोलैबोरेशंस में, फिर अलायंस क्रिएशन में, कोलिशन क्रिएशन में, जो जरूरी नहीं कि जंग के जरिए मसाइल काल के, अच्छी पॉलिटिक्स के जरिए, अच्छे इकोनॉमिक चीजें लगाकर भी आप मसाइल का हल ले सकते हैं। तो पाकिस्तान नीड टू क्रिएट कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। जी, तो इन्हीं दो चीजों पे बेस करके अमेरिका को ये हमें अभी बताने की जरूरत है कि जी हम कैसे विक्टिम हो रहे हैं, और यहाँ से रीजन को एंड अल्टीमेटली फिर इंटरनेशनल थ्रेट क्या डेवलप हो रहा है। आपने अमेरिका को बताना है कि आपके लिए दोबारा हम उसी सिचुएशन पे आ गए हैं जो 1999 में थी। वी आर एट ग्राउंड जीरो अगेन। तो ये सर्कल वही हमें ले आया है। हमारी सारी आई वाज थिंकिंग दैट एग्जैक्टली जो आप बात ये करें कि अ लॉट ऑफ इवेंट्स हैव एन ईरी रिजेम्बलेंस, जो कि हम देख रहे थे कि शायद पास्ट में हो गया, एंड यू राइटली सेड कि वो वापस आने का खदशा है। गुज़िश्ता रोज़ मिस्र में अरब लीग के इजलास में मिस्र की जानिब से गाज़ा की तामीर नौ का प्लान पेश किया गया। आई एम श्योर यू हैव फॉलोड इट। वो कह रहे हैं कि 5 साल में $53 अरब की मदद होगी और गाज़ा को दोबारा तामीर किया जाएगा। फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल एक अबूरी कमीशन बनेगा
जो इस रिलीफ जो काम करेगा उसकी निगरानी भी करेगा, उसके बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ को संभालेगी। आप कैसे देखते हैं इस प्लान को? जी देखिए, प्लान तो बन जाते हैं जी, अब देखेंगे कि हम उसकी एग्जीक्यूशन होते कैसे देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे हैं वाशिंगटन की, इस वक्त तो इजराइल इज कॉलिंग दी शॉट्स ही। प्लान्स बन जाएंगे, इसको अप्रूवल भी हो जाएगी। सबसे पहला तो इसका फंडिंग का है, प्लेजेस भी बहुत हो जाती हैं, लेकिन उसमें देखेंगे कि प्लेजेस को कितना उसको लोग ऑनर करेंगे। लेकिन फरिया, मेरे नजदीक सबसे पहले बात यह है कि जो कॉन्फ्लिक्ट का मेन जो इशू है, उसके जो एंड स्टेट है, एंड रिजल्ट है, वो उसको जरा डिफाइन करें कि हम चाहते हैं जो टू स्टेट सोल्यूशन की हम बात करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ पैलेस्टाइन की हम बात करते हैं, जब तक ये बिग पावर्स और खास तौर पे ओवल ऑफिस जब तक उसको एंडोर्स नहीं करता कि जी दिस इज द एंड स्टेट, देखिए ना वहां से भी अभी चैलेंजिंग स्टेटमेंट्स आई हैं, तो उस वक्त तक वी विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। ये एक ग्रे जोन में हम सारी बातचीत कर रहे होंगे। अरब वर्ल्ड का अब एक होना या एक स्ट्रेटजी और एक प्लान के ऊपर खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें भी डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो अब इट डिपेंड्स कि हम एंटी वॉर ट्रम्प तो हमने देख लिया, अब हम वी आर मोर इंटरेस्टेड कि प्रो पीस ट्रम्प किस तरह का रोल अदा करते हैं पैलेस्टाइन के बीच में। तो क्वेश्चंस इसके साथ ग्रे जोन में रहेगा। इट इज अ गुड प्लान, लेकिन वही बात है कि पहले एंड स्टेट पॉलिटिकल जो डिसीजन है कॉन्फ्लिक्ट का, वो किस तरीके से होगा। रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन तो चलो उसके बाद आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आपने नॉन स्टार्टर्स की तरह की सजेशंस आए कि जी इसको गाजा को खाली करा लें, इसको पीस ऑफ लैंड या एक रियल स्टेट की तरह आप ट्रीट करना चाहेंगे, तो वो वी आर गोइंग नोवेयर। अब देखते हैं कि अरब कंट्रीज यूनानिमसली इसको कितनी स्ट्रेंथ देती हैं अपने इस प्लान को कि वो आया एंड स्टेट तक ले जाएगा हमें या नहीं ले जाएगा। बट सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद ये जो रिहेबिलिटेशन है और ये चीजें ये साथ साथ चलती रहेंगी। आप आज रिहेबिलिटेशन शुरू करेंगे, देखें ना उन्होंने एड तो जाने नहीं दी, वहां ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट मिल नहीं रही, तो आप क्या समझते कि आपकी पॉलिटिक्स को रिस्पेक्ट मिलेगी? वहां एड रोक दी गई, वहां जितने भी प्रोमिसेस, ये सीज फायर को तो मैं हमेशा ऑपरेशनल पॉज ही कहा, मैंने कभी इसको सीज फायर कहा ही नहीं, ये उन्होंने रोका हुआ है। जब वो चाहे स्टार्ट और स्विच ऑफ उन्हीं के कंट्रोल में है। तो आई थिंक एक होलसम अप्रोच करनी पड़ेगी, तमाम स्पेक्ट्रम को देखना पड़ेगा और सबको एड्रेस करना पड़ेगा। बट यूनिटी इन द मुस्लिम वर्ल्ड कैन बी ऑफ यूज अगर ये उसको एंड स्टेट को सामने रखते हुए एक पूरा प्लान दें, एंड स्टेट दें, उसको फिर रिवर्सल कोरियोग्राफ करके जी अपनी एक्टिविटीज करें। राइट, थैंक यू सो मच जनरल जाहिद महमूद हमें ज्वाइन कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।